जैसा कि आप लोग देखे होंगे, पिछला लेक्चर हमारा था लेक्चर फर्स्ट में हम बताए थे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में। पोषण में हम लोग कुछ पढ़ लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यही प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। हम उसमें बताए थे पिछले वाले में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि जो है ये दो तरह से होती है। पहला क्या है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में पहला हमने बताया था कि प्रकाशिक या हील अभिक्रिया, इसमें नोट कराए थे हमने आपसे। और फिर दूसरा था अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये प्रकाशिक या हील अभिक्रिया जो है रॉबर्ट हील प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया, ये हील अभिक्रिया क्यों रखा गया है, इसको क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया क्योंकि रॉबर्ट हील नामक वैज्ञानिक ने इस क्रिया का अध्ययन किया था, इसलिए इसे प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया किसी भी पौधे के हरित लवक के ग्रेना भाग में होता है, यानी कि जिसमें हरित लवक उपस्थित हो, हरित लवक के ग्रेना भाग का होता है, जो पत्ती का जो मीजोफिल सेल्स होता है, मीजोफिल सेल्स होते हैं, उसी में पाए जाते हैं। अब ये घटना निम्न चक्रों में पूरा होता है, या ये घटनाएं निम्न चरणों में पूरी होती है। इसकी घटनाएं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके ग्रेनम में उपस्थित हरित लवक सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि जब हरित लवक जो होता है वो जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तो उस समय ये हरित लवक जो होता है वो क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। यानी कि जो ग्रेनम भाग में जो सेल्स होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। उस समय क्या होता है, जो एटीपी होता है एडीपी में चेंज हो जाता है। यानी कि एटीपी क्या होता है, इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, और दूसरा क्या है, एडीपी है, जिसको एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म यही होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। अब आते हैं, कह रहा था कि जो इसमें उपस्थित हरित लवक सक्रिय जो हो रहा था वही सक्रिय पर्णहरिम यानी कि हरित लवक या क्लोरोफिल H2O का प्रकाश अपघटन करके, जो इसमें क्लोरोफिल में जो H2O होता है वो H2O का प्रकाश अपघटन करके H+ आयन और OH- आयन में तोड़ देता है। यानी कि जो एक्टिव पर्णहरिम था, क्लोरोफिल था, ये क्या किया, जो H2O था उस H2O का प्रकाश अपघटन करके यानी कि लाइट को तोड़ करके ये क्या किया, H+ आयन तथा OH- आयन में तोड़ देता है। ठीक, तो इस तरह से सेकंड नंबर था सक्रिय पर्णहरिम, यानी कि यहाँ पे जो हरित लवक जो सक्रिय हो रहा था वही H2O का प्रकाश अपघटन करके क्या कर रहा है, H+ आयन तथा OH- आयन में तोड़ दे रहा है। इस तरह से 4H2O यानी कि क्या था, एक्टिव H2O था, ये सक्रिय पर्णहरिम की उपस्थिति में, यानी कि ये सक्रिय पर्णहरिम क्या किया, H+ आयन और 4OH- आयन में तोड़ दिया। इस तरह से ये क्रिया ये हो गई, यानी कि ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर में, देखते हैं क्या प्रकाशिक अभिक्रिया में ये तीसरी घटना क्या होती है कि यहाँ पे जो H2O था, H2O के अपघटन से उत्पन्न OH यानी कि OH- आयन आपस में मिलकर H2O का निर्माण करती हैं, यानी कि H2O और O2 का निर्माण करती हैं। यही O2 क्या होता है, गैस के रूप में मुक्त हो जाता है और रंध्र के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 4OH- आयन इसका संघनन करने के बाद क्या हो रहा है, H2O और O2 बना रहा है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, गैस, ये गैस के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर में है वही जो H2O ये बना था, यही H2O के अपघटन से मुक्त H+ आयन जो मुक्त हो रहा है H+ आयन
प्रोटॉन ग्राही यानी कि जो NADP होता है, यानी कि ये प्रोटॉन ग्राही कहा जाता है, को NADPH2 में तोड़ देता है। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटीनामाइड डाइफॉस्फेट होता है। ये NADPH2 में अपचयित कर देता है, यानी कि क्या, NADP को NADPH2 में अपचयित कर देता है, जिससे एक्टिव यानी कि सक्रिय इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर। जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS को इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहा जाता है के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि एनर्जी मुक्त होती है। अब यही ऊर्जा जो मुक्त हो रही है, ये ऊर्जा को ADP से उच्च ऊर्जा वाला क्या, फास्फेट, जो उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट ग्रुप होता है वो एक समूह में बंध करके, यानी कि बंध बना करके जोड़ करके किससे, ATP के रूप में क्या हो जाता है, संचित कर लिया जाता है। संचित कर लिया मतलब होता है इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो मुक्त ऊर्जा हुआ, यह ऊर्जा को कौन, यही जो एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही ऊर्जा को ADP से उच्च ऊर्जा वाला, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, उच्च ऊर्जा का यही सिंबल होता है। ये ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले बंध से क्या करता है, बंध करके ये ATP के रूप में क्या हो जाता है, संचित कर लिया जाता है। जैसा कि इसमें रिएक्शन में दिखाया गया है कि 4H+ आयन, यही H+ आयन क्या करा, 2NADP, यानी कि यहाँ पे 2NADP क्या करेगा, 2NADPH2 में चेंज कर देगा। यानी कि ये हटा दीजिएगा, अभी नहीं लिखना आपको, यहाँ पे रिएक्शन में लिखना है। अब आते हैं, देखिए उसके बाद हमने कहा जो ADP है वो उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट ग्रुप से इससे बंध करके क्या बनाएगा, ATP बनाएगा, यानी कि ATP के रूप में संचित कर लिया गया, यानी कि इकट्ठा कर लिया गया। अब देखते हैं, लास्ट में आते हैं, यानी कि इस पूरे प्रक्रिया में जो प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP बना है, ADP से ATP बना है, उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, फास्फोरिलेशन कहते हैं इसको। ठीक इस तरह से ये हो गया हमारा आपका ये प्रकाशिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पहला हो गया प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। ये हम स्टार्ट में ही बता दिए हैं कि रॉबर्ट हिल के नामक वैज्ञानिक के कारण ही इस प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया कहा जाता है। अब आते हैं सेकंड नंबर आपका होगा जिसके आगे हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे क्या, नंबर सेकंड। पहला क्या था, जो प्रकाशिक अभिक्रिया था, हम पहले ही बता चुके थे कि प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है और इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि क्या, लाइट की आवश्यकता नहीं होगी। इस अभिक्रिया में इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया को सबसे पहले अध्ययन किया था। इसी कारण से इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस ब्लैकमैन अभिक्रिया में कुछ विशेष प्रकार की बातें होती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग ग्रेना भाग में होता था वो किस में था, वो अप्रकाशिक अभिक्रिया में था। और इस तरह से इसमें जो है ब्लैकमैन अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया हमेशा हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होगा। तो इस तरह से ये हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है। अब आते हैं, ये क्या है, इसमें क्या खासियत है। इसका खासियत ये है कि इसे C3 चक्र भी कहते हैं। C3 चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है और ये इसमें कार्बन की मात्रा 3 होती है, इसी कारण इसे C3 चक्र कहते हैं। इसमें 3 कार्बन होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया है वही यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब आते हैं, देखते हैं इसमें क्या होती है, ये कितने पदों में समझा जा सकता है। तो इसे निम्न पदों में समझा जा सकता है। फर्स्ट नंबर होता है, इसमें क्या है,
जैसे वातावरण से हमने लिखा है या इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण से CO2 ले करके विशेष पदार्थ की उपस्थिति में, अब वो पदार्थ क्या है यहाँ पे मेंशन है एंजाइम, विशेष पदार्थ की उपस्थिति में प्रकाशिक क्रिया से, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा, क्रिया से प्राप्त NADPH2, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया से जो NADPH2 होता था उससे H+ से अपचयित होकर, यानी कि इससे मिलकर के इससे क्या होता है, अपघटित होकर है, अपघटित होकर PgAl नामक पदार्थ बनाता है। यानी कि ये PgAl नामक पदार्थ क्या होता है, इसे बोलते हैं फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये होता है क्या, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड नामक पदार्थ बनता है। अब ये जो वातावरण से CO2 लिया और विशेष पदार्थ की उपस्थिति में प्राप्त करके जो NADPH2 था वो H+ आयन से मिल करके यानी कि अपघटित हो करके क्या हो गया, PgAl नामक पदार्थ बनाता है। इसमें निम्न अभिक्रिया होती है A और B, जिसको मेंशन किया गया है, क्या है, जिसमें 5 कार्बन वाला यौगिक, ठीक, RuBP यानी कि रिबुलोज 1,5-बाईफास्फेट, RuBP का फुल फॉर्म होता है रिबुलोज 1,5-बाईफास्फेट के साथ मिलकर CO2, यानी कि रिबुलोज RuBP के साथ CO2 मिलकर के 6 कार्बन अणु वाला अस्थायी यौगिक बनाता है। अस्थायी क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें से 6 कार्बन है और बनाना है जबकि कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला यौगिक। इस कारण से इसमें 6 कार्बन वाला यौगिक क्या होता है, अभी इसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए 6 RuBP + 6 CO2 किसके, एंजाइम की उपस्थिति में और H2O को अपचयित कर यानी कि ले करके क्या बनाया, 6C6, यानी कि अस्थायी यौगिक। यह इसलिए अस्थायी है क्योंकि इसमें से हमको कार्बन की मात्रा को क्या करना है, खपत करना है। इस तरह से अब आते हैं B नंबर में, जो 6C6 बना था वो तुरंत ही अपचयित होकर क्या बना लिया, 3 कार्बन वाला यौगिक, 3 कार्बन वाला यौगिक बन गया, अणु वाला क्या बना, PgA को कहते हैं फास्फोग्लिसरिक अम्ल, यानी कि इसे कहते हैं PgAl और इसे कहते हैं PgA। ये हो गया और ये हो गया, इसका फुल फॉर्म ये और इसका फुल फॉर्म ये। अब आते हैं, ये PgA बना लेता है और जो बाद में अपचयित होकर, यानी कि लास्ट में जो अपचयित होकर PgAl यानी कि फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। ठीक इस तरह से जो PgA था वो PgAl में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आते हैं लास्ट में सेकंड नंबर, क्या फर्स्ट नंबर क्या था, वातावरण से, और सेकंड नंबर आ गया दूसरा, यानी कि अपचयन के बाद, जो अपचयन की प्रक्रिया इधर हुई है के बाद जो PgAl था, इसके PgAl के 2 अणु यानी कि PgAl + PgAl यानी कि 2 अणु आपस में मिलकर क्या बनाए, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज है क्या, पौधों में जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में संचित रहता है, यानी कि किसके, मंड के रूप में। मंड को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं। यही स्टार्च या मंड बनाता है, यानी कि वही खाद्य पदार्थ बनाता है, वही क्या करता है, वो पौधे में फूड के रूप में यानी कि भोज्य पदार्थ के रूप में क्या करता है, संचित रहता है। तो इस तरह से ये नंबर सेकंड हो गया। अब इसका रिएक्शन देखते हैं क्या है, ये देखिए PgAl फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H5O3 होता है प्लस 2H, यानी कि H+ आयन की उपस्थिति में, यानी कि इससे ये मिल करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ये आपका हो गया क्या, ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज जो हमने अभी बताया है कि जो मंड है,
मंड के रूप में किसी भी पौधे में ये संचित रहता है। और लास्ट में आता है, लास्ट रिएक्शन है, पहला यहाँ था, दूसरा यहाँ था और तीसरा यहाँ था। तीसरी अभिक्रिया में देखते हैं, यानी कि ये जो पद थे उसमें थर्ड पद है। अंत में क्या हुआ, जो PgAl था वो RuBp, यानी कि जो अंत में जो PgAl और RuBp था उसका क्या हो जाता है, पुनर्जनन, यानी कि क्या रिपीट होता है, फिर से बन जाता है। जैसा कि हम बता रहे हैं, इसका पूरा रेखीय चित्रण हमने बना रखा है। इस रेखीय चित्रण को केल्विन चक्र कहा जाता है। इस केल्विन चक्र में क्या है, जो RuBp है, हमने स्टार्ट में ही बताया था कि RuBp यहाँ पे रिबुलोज 1,5 बाईफास्फेट, ये रिबुलोज 1,5 बाईफास्फेट जो था ये इसका कार्बोक्सिलीकरण होगा। जब कार्बोक्सिलीकरण होगा तो कार्बोक्सिलीकरण में CO2 और H2O भाग लेते हैं। CO2 और H2O दोनों भाग लेते हैं और इस तरह से कार्बोक्सिलीकरण होता है और 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेता है, 3PGA, जिसको कहा जाता है 3PGA। अब कार्बोक्सिलीकरण के बाद, जब कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, कार्बोक्सिलीकरण के बाद जो 3PGA बन रहा है, यानी कि 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बन रहा है, उसमें क्या भाग लेता है, ATP NADP में चेंज हो जाता है, यानी कि ATP NADP में चेंज हो जाएगा। इस तरह से 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है। अब इसके बनने के बाद फिर आता है क्या होगा, इसका अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, टूटता है, यानी कि जो ATP था वो देखिए ADP और प्लस फास्फेट और प्लस NADP, यानी कि इन तीनों रूप में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, यानी कि अपचयन में ये चीज़ें आपकी बाहर हो जाती हैं। ठीक, बाहर होने के बाद तब आपका जब ये बाहर होगा तो क्या बनेगा, 6 कार्बन वाला यौगिक जिसे ग्लूकोज कहते हैं। इसमें ट्राइओज फास्फेट में 3 कार्बन हुआ, 3 कार्बन वाला यौगिक बना, इसलिए इसे ट्राइओज फास्फेट कहा जाता है। अब ट्राइओज फास्फेट के बाद यहीं से अपचयित होकर, जैसे हमने बताया था यहाँ पे देखिए ग्लूकोज बनते हैं, इसी से अन्य खाद्य पदार्थ यानी कि मंड भी बनते हैं। किसके बाद, अपचयन के बाद। यही है अपचयन। इस अपचयन के बाद ट्राइओज फास्फेट बना और इसी बनने के बाद जब फास्फेट बना, यही क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है। और यही ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, स्टार्च, यानी कि जिसे मंड कहते हैं। मंड के रूप में किसी भी पौधे की पत्ती में या किसी भी पौधे में इकट्ठा रहता है, यानी कि इसी को भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है, यानी कि भोजन कहा जाता है। ये हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, अब ट्राइओज फास्फेट में ATP यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे ही इसको ऊर्जा मिला फिर इसका पुनर्जनन हो गया, इसका रीजनरेशन होगा, यानी कि पुनर्जनन होगा। तब पुनर्जनन होने में ATP चाहिए। पुनर्जनन होने के लिए किसका, ट्राइओज